70 दिन, सिर्फ 70 दिन बचे हैं आपके और आपका जो सपना, जो मेंस लिखना है यूपीएससी 2024, उसके बीच का जो बड़ा पड़ाव है, यूपीएससी प्री 2024, ये या तो आपको मेंस लिखवाएगा या फिर आप रेस से इस साल के लिए, पूरे एक साल के लिए बाहर हो जाएंगे। तो ये 70 दिन बचे हैं आपके हाथ में, आपकी खुदाई में 70 दिन बचे हैं। और यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर इन 70 दिनों को आपने अपने लाइफ के बेस्ट 70 दिन बना दिए, बेस्ट 70 डेज ऑफ योर लाइफ, तो खुदा भी आपकी तकदीर लिखने से पहले पूछेगा कि बता बंदे, तेरी रजा क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल की एक कविता है, एक लाइन है कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे कि बता बंदे, तेरी रजा क्या है। तो इन 70 डेज को अगर अपने आपने अपने लाइफ के बेस्ट 70 डेज में कन्वर्ट कर दिए, और ये बेस्ट 70 डेज ऐसे ही नहीं, स्पोरैडिक नहीं, हाफाजात नहीं, प्लान्ड तरीके से, डायरेक्शन में, एक डिफिनिट डायरेक्शन में, एक प्लान के साथ, तो आई कैन गारंटी यू कि आप मेंस लिखेंगे। शॉर्ट्स की दुनिया चल रही है, अभी थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। आप बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। आई कैन इंश्योर यू कि कैसे आप नेक्स्ट 70 डेज में प्री 2024 क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि क्योंकि 70 डेज बचे हैं, तो आप टेस्ट दे रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और इस साइकिल को रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट रिवाइज, टेस्ट रिवाइज, रिवाइज टेस्ट। बट इन सब के हाथ में आपका पीवाईक्यू होगा, इन सब के हाथ में आपका पीवाईक्यू होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सी सेट, सी सेट एक ऐसा पेपर है जो कि इधर कैन मेक यू और ब्रेक यू। सी सेट को कह सकते हो किंग मेकर है। तो आप सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते, यू कैनॉट इग्नोर। बहुत लोगों का सी सेट वीक है तो वो डर के मारे पेपर टच नहीं कर सकते, अवॉइड डूइंग दैट, या फिर इग्नोर करते, जीएस पेपर 1 पे इतना ओवर इम्फोसाइज कर देते हैं कि पेपर 2 पे टाइम देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। डोंट डू दैट। या फिर कुछ लोग होते हैं जो लास्ट मिनट के लिए रखते हैं, क्योंकि पहले जीएस कवर कर लेता हूँ फिर सी सेट पे जाऊंगा। ये भी मत कीजिए, ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटजी है। देखिए, सीसेट एक डिसाइडिंग फैक्टर है। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जीएस पेपर वन अच्छा हुआ था, बट हर साल ये होता आ रहा है कि सीसेट की वजह से मैक्सिमम लोग जो जीएस में अच्छे हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। और लास्ट ईयर स्पेशली ऐसे ऐसे लोगों का कॉपी आया है जो उनको भी शायद नहीं पता होगा, उनका नॉलेज बेस दिख रहा था उन कॉपीज के थ्रू। तो सीसेट एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल एरिया हो गया है कि, और एक डिसाइडिंग फैक्टर है। वैसे लोग जो सीसेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, उन बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो मेंस लिख रहे हैं। तो आप बिल्कुल बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए सीसेट और जीएस में। अगर आपने अब तक इग्नोर किया है तो अवॉइड इग्नोरिंग इट। आज से ही अपनी एक स्ट्रेटेजी डिवाइस कीजिए और इसको एक रिस्पेक्टेबल टाइम दीजिए। आप जीएस पेपर 1 में अगर 150 भी ला लेते हो और सी सेट में अगर आप 66.6 नहीं लाते हैं, तो उस 150 का कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप इसी पड़ाव पे खड़े होंगे। तो इससे अच्छा है कि आज ही अपने स्ट्रेटेजी को ट्विक कर ली जाए। अब आइए बात करते हैं कि अगले 70 दिनों को कैसे खेलना है। देखिए, किसी भी एग्जाम के कुछ पिलर्स होते हैं, किसी भी एग्जाम के कुछ नेचर होते हैं, उसी तरह से अपने यूपीएससी का भी, यूपीएससी 2024 का, यूपीएससी जैसे कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स है, उन पे फोकस करना। सबसे पहले पीवाईक्यू। देखिए, पूरे हायरार्की में अगर आप रखेंगे तो सबसे पहले पीवाईक्यू। देखिए, पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, उस एग्जाम के नेचर को समझना। आप पीवाईक्यूज के थ्रू आप किसी भी एग्जाम के नेचर ही क्या कहूँ मैं, उस एग्जाम, अब मैं कह सकती हूँ कि आप उस एग्जाम के आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाकर जान सकते हैं कि इस एग्जाम के इंटरेस्टेड एरिया कौन से हैं, इस एग्जाम का एक्चुअल डिमांड क्या है। ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जानते हैं। कितना टाइम कहाँ देना है, कितना टाइम नहीं देना है, ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जानते हैं। तो
किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप, चाहे आप ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी की तैयारी करें, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस ये पूरे प्रिपरेशन की हायरार्की में सबसे पहले आता है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो एकदम दिल से लगा लीजिए। दूसरा, अब आते हैं हमारा जो एकेडमिक पोर्शन होता है, नॉलेज होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, स्टैटिक एंड करेंट अफेयर्स। देखिए स्टैटिक जो होता है ना, ये आपका न्यू है। अब पीवाईक्यूज बेसिकली आप एक घर बनाने अगर चलते हैं तो पीवाईक्यू जो है ना, वो आपको एक, जो घर बनाने से पहले घर का खाका खींचते हैं, है ना, सिविल इंजीनियर घर का डिजाइन जो बनाते हैं कि कहाँ पे कितना पढ़ना है, वो पूरा नॉलेज जो है पीवाईक्यू आपको देगा। उसके बाद स्टैटिक पढ़ेंगे आप। जब आप स्टैटिक पढ़ते हैं ना, तो आप घर की नींव बनाते हैं। बिना नींव के घर खड़े, देखिए बाहर में कितना भी शानदार मैं बंगला खड़ा कर दूं, बट नींव कमजोर है, गिर जाएगा। नींव मजबूत करिए, स्टैटिक मजबूत करिए। एग्जाम आपका, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, यूपीएससी से लेकर कोई भी एग्जाम आपका स्टैटिक से निकलता है। स्टैटिक पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये जो स्टैटिक होता है ना, जो 5-6 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ये हमारे घर की नींव है। अब ऊपर कितने भी बंगले बनाने, कितने भी मंजिलें बनानी है, क्या होता है कि एक बार घर नींव बन गई तो बन गई। अब एक बार नींव मजबूत हो गई ना, तो हम रिनोवेशन भी करा सकते हैं। पहले घर 2 मंजिला बनाया था, उसको तोड़कर 3 मंजिला 4 मंजिला भी बना सकते हैं। यानी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और बुनियाद के लिए आपका स्टैटिक जो है आपका बुनियाद बना होता है। एग्जाम देखिए, यूपीएससी का एग्जाम स्टैटिक के बदौलत ही निकलता है। आगे हम इस पे आएंगे। देखिए करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल वही है कि देखिए जो बेस है और नीचे के 1-2 फ्लोर है, सारे लोग तो वही लेते हैं। उसके बाद तो आप पुताई कर दीजिए, बाकी चीजें कर दीजिए। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, आइसिंग ऑन द केक। ये आइसिंग भी नहीं है, आइसिंग का भी एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। वो जो चोको चिप्स होते हैं ना, छोटे छोटे, मैं तो उनको बोलती हूँ चिप्स ऑन द केक। ये एटलीस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 6-7 सालों का अगर आप देखेंगे, एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स का, तो यही रहा है कि करंट अफेयर्स इज मेयरली चिप्स ऑन द केक। सारा का सारा केक आपका स्टैटिक है। तो प्लीज फोकस ऑन द स्टैटिक, अनलेस एंड अनटिल 10 साल पुराना ट्रेंड रिपीट हो जाए कि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर दे, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला नहीं है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करती है यूपीएससी, तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू, जब आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनको भी डील कर लेंगे। प्लीज फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट। नाउ कम टू प्रिपरेशन पार्ट। ठीक है, हमने देख लिया, जान लिया। अब प्रिपरेशन में देखिए क्या है ना, प्रिपरेशन जो है वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो टेस्ट सीरीज है और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कोई भी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैच नहीं कर सकती है यूपीएससी में। एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन यू गेट टू नो द माइंड ऑफ द यूपीएससी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इवन आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है विद द टाइम आप ये भी समझ लेते हैं। स्पेशली सीसेट में जो कंप्रीहेंशन के सवाल हैं, उनको अगर आप बार बार देखें तो आपको एक टाइम के बाद ये आइडिया लगने लग जाता है, आप रिलेटिवली पहुंच सकते हैं करेक्ट ऑप्शन तक। सो दो चीजें हैं आपके पास, एक तो यूपीएससी ने आपको सेट दिया है, चाहे आप सीसेट की बात करें या फिर जीएस की बात करें, कि यूपीएससी का पेपर है आपके पास, वो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, और एक है मार्केट का। तो इन दोनों को कैसे डील करना है आप देखेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिक न्यू है एंड करेंट अफेयर्स जो है वो चिप्स है, मेयरली चिप्स है, चिप्स ऑन द केक। तो अपने को इसमें बैलेंस बनाना, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स को हम इंटायरली छोड़ देंगे और स्टैटिक पे ही पूरा लगे रहेंगे, ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। सो इस करंट अफेयर्स पे हमें बैलेंस बनाना है, इन दोनों के बीच में, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के बीच में। और साथ ही साथ हमें फोमो, अभी अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल पीडीएफ्स मार्केट में फ्लड होते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो पीडीएफ्स है, और पता नहीं स्टूडेंट्स को पीडीएफ से क्या लगा होता है।
तो ये सारी चीजें फ्लड हो जाएंगी। फोमो को अवॉइड कीजिए। देखिए, आपको एक सोर्स को इतने अच्छे से कर लेना है, किसी एक सोर्स को इतने अच्छे से कर लेना है करंट अफेयर्स का, कि आप इस कॉन्फिडेंस में तन के चलें कि इस सोर्स से आएगा, डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, अप्लाइड आए, मेरे से नहीं छूटेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना है करंट अफेयर्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फोमो से बच के रहना। नाउ कम टू स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट स्टैटिक में भी कुछ कोर ऑफ द कोर एरिया है। ठीक है, स्टैटिक में भी मान लीजिए पूरा स्टैटिक है ये हमारा, तो जस्ट अ मिनट, ये पूरा स्टैटिक है, तो इसमें भी कुछ कोर ऑफ द कोर एरियाज है, ये कोर ऑफ द कोर है। ठीक है, जैसे कि ये चार सब्जेक्ट्स आपके कोर ऑफ द कोर है, इन पे बहुत इम्फेसिस करना है। राइट, अब जैसे इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक है, अब इससे हर साल जो क्वेश्चंस है, अगर साइंस साइंस टेक से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके बन जाएंगे। इन्वायरमेंट में यूपीएससी हर साल एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो कुछ कैंडिडेट्स से जैसे मैंने बात किया था रिसेंटली, एक बता रहा था कि उसका जियोग्राफी बहुत कमजोर है, बट उसको इस बात का डर है कि इन्वायरमेंट के सवाल नहीं बन रहे। भाई, जब तुमको पता है कि तुम्हारा जियोग्राफी कमजोर है, और तुमको ये भी पता है कि इन्वायरमेंट में कहाँ से सवाल आ रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है, तो तुम जियोग्राफी से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, तुम जियोग्राफी पे क्यों नहीं एम्फसाइज कर रहे हो? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर जियोग्राफी से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं और इन्वायरमेंट से कहाँ से सवाल आ रहे हैं नहीं पता चल रहा है, और दोनों तुम्हारा कमजोर है, तो आप किस पोर्शन पे एम्फसाइज करेंगे? ऑफ कोर्स जियोग्राफी पे करेंगे। तो देखिए, ये सारी चीजों को ना अपना स्वॉट एनालिसिस करके चलना है। जैसे ये चार कोर ऑफ द कोर एरिया, जिसको सीसी एरिया बोलते हैं, तो इन पे आपको फोकस करना है। सबके एक एक स्टैंडर्ड सोर्सेस से बताने की जरूरी नहीं है, उनको इतनी बार पढ़ जाना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ जाना है, कि आपको एक तरह से पिक्टोरियल मेमोरी हो जाए कि अच्छा ये कंसेप्ट लगभग, एटलीस्ट पेज नंबर ना याद हो तो एटलीस्ट साइड ऑफ द पेज की, ओके, लेफ्ट साइड या राइट साइड, फर्स्ट पैराग्राफ, इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी जो कोर ऑफ द कोर एरिया है, देखिए जब पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है यूपीएससी की, जो कि यूपीएससी बार बार पूछ रही है। तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, बट आपको उन एरियाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पीवाईक्यू में आ रहे हैं टॉपिक्स उन्हीं को पढ़ रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। आपको बैलेंस बना के चलना है उनमें भी, जहाँ पे जो एरिया पीवाईक्यू में बार बार आ रहे हैं और जो एरिया कम रिपीट हो रहा है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, और जैसा कि इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक की बात किया, यहाँ पे बड़ा फोमो क्रिएट हो रहा है, और इन दोनों में यूपीएससी जो है बार बार एक्सपेरिमेंट करती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही डायनामिक नेचर की चीजें हैं। साइंस टेक में अगर एप्लीकेशन बेस्ड है और न्यूज में रहा तो रिलेटिवली बनना इजियर है। इन्वायरमेंट में हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर देती है। आपको चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड सोर्स है आप उसको अच्छे से तैयार कर ले, उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाए जो कि स्टैटिक के हैं, या फिर जो कंटेम्प्ररी है। जो अनप्रिडिक्टेबल सवाल है उसको डील करने के लिए आप इतना ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा देते हैं कि जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो इजी सवाल है, वो छूट जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो कट ऑफ है ना, वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे ही बनता है। कट ऑफ कभी भी ऐसे एग्जोटिक क्वेश्चंस पे नहीं बनता। एग्जोटिक क्वेश्चंस आपको बाउंसर्स के लिए दिए जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप यूपीएससी से कितना फेमिलियर है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलट के जाएंगे ना बार बार, आप इतने फेमिलियर हो चुके होंगे यूपीएससी के पेपर से, यूपीएससी के शब्दों से, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, कि आपको वहां पे एग्जोटिक क्वेश्चंस को देखकर वो एक आता है ना अटेम्प्ट करने का एक टेंडेंसी आता है अंदर से, वो अपने आप रिस्ट्रिक्ट हो गया रहेगा। क्योंकि एग्जोटिक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी फेमिलियरिटी विद द यूपीएससी एंड आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए दिया जाता है। मेरिट जो है वो आपके जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है उस पे बनती है। तो ये चीजें आप करेंगे। देखिए, पीवाईक्यू की बहुत बातें हो गई हैं, तो अब है कि जैसा सबसे पहले मैंने बताया कि जो यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपने आप में एक प्रैक्टिस के पेपर है, और टेस्ट सीरीज जो मार्केट बनाकर आपको देती है वो भी प्रैक्टिस के पेपर है। तो इन दोनों में वेटेज किसका हो? तो देखिए, पीवाईक्यू इन एनी सिनारियो
इन द वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो एंड बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो, किसी भी गिवन सिनेरियो में, ठीक है, PYQs आर फार 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 इम्पोर्टेंट देन कोई भी टेस्ट सीरीज इन एनी सिनेरियो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, वो कहेंगे कि मैंने 100 टेस्ट लगा लिया और वो PYQ पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, 100 टेस्ट लगा लिया, इतना कर लिया, मेरा नहीं हुआ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने PYQ किया था, तो नहीं। तो देखिए अगर आप कुछ कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को रखा गया है हमने, देखिए अगर आप उनमें से हैं जो 100 टेस्ट लगा रहे हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट के 35-35 टेस्ट लगा लिए, प्रीवियस ईयर कभी खोल के नहीं देखा, तो यकीन मानिए सिर्फ तुक्का से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगेन अगर आपने टेस्ट भी नहीं लगाया, PYQ भी नहीं लगाया, ये सबसे वर्स्ट वाला कैटेगरी है, जो जो ना टेस्ट लगाते हैं ना PYQ लगाते हैं, इनका तो फिर कुछ कह नहीं सकते। कुछ कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि एक एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट भी लगाते, 50-60 टेस्ट लगा लिया, बट PYQ जब पूछती हूँ कि PYQ पे कितना काम किया, तो कोई स्ट्रक्चर्ड उनके पास आंसर नहीं होता। अरे हाँ आप किया था, अच्छा पॉलिटी का देखा था 2 साल का, अच्छा हिस्ट्री नहीं किया, नहीं नहीं इन्वायरमेंट तो हर साल करेंट अफेयर्स ये देखने की बात क्या है, नहीं नहीं इकोनॉमी में तो स्टैट्स, उनके अपने रीजनिंग होते PYQ नहीं देखने के। मैं कितना भी समझा लूं, उनके पास अपने रीजनिंग होते हैं PYQ नहीं देखने के। नहीं इकोनॉमी में तो हमेशा स्टैट्स चेंज होते रहते हैं, साइंस टेक तो एप्लीकेशन ही बेस है, इन्वायरमेंट में तो क्वेश्चंस ही बदल रहे हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए ये यहाँ भी काम नहीं चलेगी। अगर कोई कैंडिडेट मेरे से आकर के कहे कि मैं 10 से 15 टेस्ट लगा रहा हूँ और मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो PYQ को एनालाइज करना, बार बार PYQ को देखना और रिवीजन करना है, तो आई कैन अश्योर हिम कि बहुत अधिक चांस है कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हिसाब से लिखी जाएगी इस बार। ठीक है, तो देखिए PYQ जो है ना, ये आपका बेसिस होना चाहिए इस बार प्रिपरेशन का। बाकी आप टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप टेस्ट दीजिए, 15 से 20 टेस्ट दे दीजिए। और अगर आप आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है, तो आप चाहे ना तो मैं यहाँ पे एक आपको एक्सट्रीम सिनेरियो प्रपोज कर सकती हूँ कि आप PYQ पे इंटायरली इम्फोसाइज कर जाइए। आप जो जिन्होंने एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, और आप टेस्ट जो मार्केट के टेस्ट हैं आप इंटायरली अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टिल यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा आपका। ठीक है, ना कि इस इन तीनों कैटेगरी के जहाँ पे कि आपने टेस्ट 100-200 दे दिए, PYQ का कोई अता पता नहीं है। 15-20 टेस्ट दीजिए, नॉलेज चेक करने के लिए दीजिए, कहाँ पे जो जिन एरिया में गलती हो रही है उन एरिया को रिवाइज कीजिए, बट आपका पूरा का पूरा इम्फेसिस जो है कहाँ पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 100 बेनिफिट्स है, उनको मैं काउंट नहीं करा सकती। एक तो आपको फेमिलियरिटी आ जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो एग्जॉटिक क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ जाएगा PYQ देखते देखते कि अच्छा ये तो एग्जॉटिक क्वेश्चन है, ये तो बस बाउंसर दिया गया था मुझे मेरे जैसे कैंडिडेट्स को चेक करने के लिए कि कॉन्फिडेंस कितना है, कितनी तरह किस तरह से डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे बात करनी थी मुझे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी ना 1000 यूपीएससी 1000 एग्जाम्स करवाती है, मतलब नॉट एग्जैक्टली द नंबर, मेरा कहने का मतलब है कि वेरीड नंबर ऑफ एग्जाम्स कराती है जिनके नेचर अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं दूं कि अगर यूपीएससी ग्रुप डी का एग्जाम ले रही है, इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा तो ग्रुप डी का क्वेश्चन लेके एनालाइज करूंगा, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में तो भाई जो कमीशन है ग्रुप डी का भी एग्जाम लेती है, तो आप ग्रुप डी का भी पेपर रट के जाएंगे या फिर पेपर एनालाइज करेंगे। देखिए ऐसी गलतियां ना करिएगा। अगर यूपीएससी ईपीएफओ लेती है, ईपीएफओ का अपना अलग डिमांड है, अलग सिलेबस है। ईपीएफओ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनका ग्रुप अलग होता है, उनका कैडर अलग होता है, उनके उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं यूपीएससी के कि वो जा करके किस तरह के काम, एक क्लर्कियल ओवरऑल उनका क्लर्कियल रोल होता है कुछ सालों तक तो। ठीक है, तो सारी चीजें अलग होती हैं। आपका जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है
आपका पे स्केल है, आप सर्विस में जाकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजें अलग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन, ईपीएफओ का एग्जाम कराती है तो हम ईपीएफओ के पीवाईक्यू को एनालाइज करें। इतने टाइम में आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, अपने स्टैटिक को और ज्यादा रिफाइन करिए, बार बार पढ़िए, माइंड में बैठ के पिक्चर बनाइए, पिक्चर चलाइए। आपको पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की आवश्यकता नहीं है। पिक्चर जो है यहाँ पे, जो कंटेंट यहाँ लिखा है ना, जिस दिन यहाँ पे विजुअलाइज होने लगा, अच्छा ठीक है, उस दिन आपको कौन रोकेगा। तो 500 अलग यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट किए गए 500 और क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने से अच्छा है कि सिविल सर्विसेज के ही पेपर को बहुत खूबसूरती से एनालाइज कर जाइए, और साथ ही साथ अपना जो स्टैटिक है उसको रिफाइन कीजिए। कहीं और एनर्जी मत डाइवर्ट कीजिए, कहीं और एनर्जी देने से अच्छा है किसी और पेपर को देखिएगा। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, या फिर कुछ और ऐसे एरियाज होंगे आपके प्रिपरेशन में जो आपके कमजोर रह गए, उन पे फोकस करिए। ठीक है। तो मैंने जब बिगिनिंग में कहा था कि नेक्स्ट 70 डेज कैन टर्न योर नेक्स्ट 70 डेज इनटू बेस्ट 70 डेज ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी राइटिंग मेंस, तो इन सब में ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है कि जो आप बेस्ट 70 डेज कैसे बनाएंगे, दिस दिस 70 डेज को अपनी एनर्जी को किस तरह से आप चैनलाइज करते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे फोकस देते हैं, अपने सोच एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस को कितना और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ को और कितना तराशने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी को कितना समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों पे आपका एग्जाम निकलेगा, इन्हीं सब बातों पे आपका प्रीलिम्स होगा, और कोई बात नहीं है। इसके एक पेपर उसके पेपर, आप जितने पेपर कर लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इस 100 क्वेश्चन के पेपर एनालाइज करने से अच्छा कि आप सीसेट पे टाइम दे दीजिए। जितना ज्यादा आप सीसेट पे टाइम देंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा, अपने आप को और ज्यादा रेडी करते जाएंगे, आप और ज्यादा मेंस रेडी होते जाएंगे। सो विद दिस वर्ड्स आई विल टेक योर लीव। थैंक यू।